आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो, आप दिल की जी अस्सलाम वालेकुम। वो बातें तेरी के फोरम से नवीद फारूकी का आदाब। राबिया हसन हमारे साथ, बहुत ही माशाल्लाह से खूबरू, खुश शक्ल, विद गुड एनर्जी। और बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ मौजूद होना। और ताकि मैं अभी कोई भी नाम नहीं ले रहा, कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए। Thank you so much, Naveed. It's an honor to be talking to you. आपने याद किया तो मैं हाजिर होगी। मैंने कहा ये आना चाहिए मुझे, इन्होंने बुलाया है इतनी दूर से। So अच्छा, अब मैं क्या इंट्रोडक्शन अपना दूं? और यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा खास तौर पे ज़ारा मिर्जा का, जो कि ज़ारा थैंक यू, और फिर उसके बाद आपका शुक्रिया। तो आप बताइए फिर, आप आई एम श्योर आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते होंगे और बहुत ज़्यादा आपको ओवरवेलमिंग भी होगा एट टाइम्स कि यार क्या हो रहा है। बट मैंने जो देखा आपका इंटरनेट पे, उस पर रिसेंटली आपका ज़्यादा पिछले 2-4 साल में। हाँ, नहीं, बहुत ज्यादा लोग नहीं अप्रोच करते। आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी, लेकिन ये है कि ज़ारा से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है बहुत सालों की। एक तो हम फेसबुक पे भी कनेक्टेड ही हैं, दूसरा हमारा एक म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है वो है कि हम जानवरों से हमें बहुत प्यार है। तो वो मेरा उससे एक ऑफ एंड ऑन जो है ना, एक मेरा उसके साथ एक राब्ता रहता है उस सिलसिले में। तो कभी मेरा अगर पेट गुम गया तो वो शी इज हेल्पिंग मी आउट विद इट, और इस तरह से वो चलता रहता है सिलसिला। और फिर मैंने एक एग्जीबिशन भी मेरी एक थी जो ज़ारा ने क्यूरेट की हुई थी, उसमें मेरा काम एग्जिबिट हुआ था। तो बहुत सालों से मैं जानती हूँ ज़ारा को। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं हूँ कौन, तो नाम तो मैं आपने बता दिया, मेरा राबिया हसन मेरा नाम है। मेरा जो सबसे बड़ा तारुफ है वो ये है कि आई एम द ओनली चाइल्ड of the legendary filmmaker Hasan Tariq and film star रानी साहिबा। तोहफा और ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं रानी बेगम साहिबा को। आज उनकी जो है वो 28वीं डेथ एनिवर्सरी बरसी है, तो उस सिलसिले में कोई पैगाम आप सबको, दुनिया को, लोगों को, उनके फैंस को, मद्दाहों को, चाहने वालों को हमें देना चाहें? बस मैं ये कहना चाहती हूँ, बिकॉज अभी मैं बात करूँगी as she being my mother, क्योंकि ये उनका जो एक जो ओकेजन है तो मैं उसको ज़रा पर्सनलाइज ज़्यादा मैं फील करती हूँ, रादर देन कि मैं उनके कैरियर के हवाले से कोई ऐसी बात कर लूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं, आपके माँ हैं, आपके बाप हैं, आपके वालिदैन जो हैं, वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं। और कुछ वक्त निकाल के आप उनके पास बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, उनसे पूछें कि उनकी लाइफ में क्या कुछ हुआ है। बिकॉज पेरेंट्स यूजुअली शेयर नहीं करते। पेरेंट्स अपना एक बड़ा परफेक्ट इमेज बच्चों को दिखाना चाहते हैं, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाना चाहते हैं। एक एक होता है कि अपना पर्सोना आप ऐसा रखें जो कि मतलब बच्चे को कोई फ्लॉ ना आपके अंदर कोई नजर आए इस तरह का। लेकिन सब में फ्लॉज होते हैं, नोबडी इज परफेक्ट। तो आप जरूर अपने वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करें और उनसे पूछें कि उनकी लाइफ में क्या क्या वाकयात हुए हैं, कौन सी ऐसी चीजें थी जो जिनसे वो बहुत खुश थे, या कुछ चीजों ने उनको हर्ट किया, या जैसे भी। सो उनके एक्सपीरियंसेस आप पता कर लगाएं उनसे और उनके पास बैठे टाइम स्पेंड करें, क्योंकि एक वक्त आता है कि फिर वो आपके पास नहीं होते। इतनी बड़ी बात आपने की है कि हम, क्योंकि अगेन और अपने सारे चाइल्डहुड से लेकर जवानी तक, और अपने पेरेंट्स से और अपने रिश्तेदारों से और जो बड़े लोग थे उनसे भी, और ख़ुद भी, क्योंकि 80s में हमारे यहाँ फैमिली में और 70s में जब वी वर किड्स फिल्में देखने का बड़ा रुझान था। ड्राइव इन सिनेमा में जाते थे और थिएटर्स में जाते थे सिनेमा। तो रानी साहिबा का हम बड़ा सुनते थे, हम एज अ किड ऑल्सो, एंड देन एज अ टीनेजर ऑल्सो, एंड देन वी लेटर ऑन ऑल्सो। एंड देन हसन तारिक साहब का भी अपने वालिद साहब से बहुत सुनने में आता था। तो इतना बड़ा नाम, वो नाम जिस जहाँ आप पैदा हुई, तो वो और पली बड़ी भी, तो वो कैसा फील होता है? मतलब बिकॉज मैं आपकी टॉक्स भी देख रहा था, इंटरव्यूज भी देख रहा था, तो अगेन माय क्वेश्चन, डज इट गेट ओवरवेलमिंग एट टाइम्स दैट डू यू फील कि आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी ओवरशैडोड है? होती है, बट वन गेट्स यूज्ड टू इट। मैं हमेशा, मुझसे जब भी वो सवाल पूछते हैं, मैं कहती हूँ कि देखें, इट्स नथिंग टू माई क्रेडिट। कि किसी के घर आप पैदा होते हैं वो आपका कोई मार्का नहीं है। इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल एक्सीडेंट, यू नो। वो हो गया, अल्लाह मैंने चूज किया और आप वहाँ पे पैदा हो गए। बट ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज
मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। लोग इतना प्यार देते हैं उनको कि जाहिर है वो बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है। लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, जब उनको पता चलता है कि अच्छा आप उनकी बेटी हैं, तो बहुत प्यार से मिलते हैं लोग और बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन ये है कि इसमें मेरा अपना कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा कोई मार्का नहीं है ऐसे। पर जो बात आपने की कि वो डेफिनेटली ओवरशैडो तो आप होते हैं, वो ऐसी तो नहीं मिसाल बनी हुई कि चिराग तले अंधेरा, तो वो तो फैक्टर है, बट वन गेट्स यूज्ड टू लिव विद इट। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप एक्टिंग नहीं करती, ये तो बड़ा कॉमन एक सवाल है जो कि हमेशा मैंने मतलब सुना भी है और फेस भी किया है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मैंने वो किया है जो मेरी माँ चाहती थी कि मैं करूँ। शी वाज मोर इंटरेस्टेड इन कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ, बिकॉज पेरेंट्स की अपनी कोई एक आध वीकनेस जो रह जाती है वो हमेशा चाहते हैं उनके बच्चों में वो पूरी हो। तो वो ये चाहती थी कि मैं अपना जो भी है पढ़ाई वाला सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो। तो मैंने तो वो किया एंड आई एम हैप्पी विद इट कि मुझे ये नहीं है कि अच्छा वो मैंने एक्टिंग की। और दूसरी बात है कि जब घर में पेरेंट्स कोई एक किसी खास प्रोफेशन में होते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि बच्चों को वही अच्छा लग रहा हो। बच्चों को वो अच्छा नहीं लगा, मतलब अच्छे इन द सेंस कि वो आपके लिए एक रूटीन सी होती है, वो आपके लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं होती ना। तो वो आपके लिए ऐसे है कि हाँ ये है तो हम कुछ और ही करें चले। जाहिर है जरासीम होते हैं, वो आप जीन्स से आपके अंदर जाहिर है वो सारी चीजें जो है वो ट्रेवल तो करती हैं। तो मैंने खैर रास्ता तो चुना आर्ट्स का ही, बट आई बिकेम अ विजुअल आर्टिस्ट। एक्टिंग की फील्ड में मैं नहीं गई, लेकिन वो आहिस्ता 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 वो फिल्म की तरफ जाता गया, वन वे और दी अदर। बिकॉज वो जाहिर है वो आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको, पेरेंट्स आपको जितना मर्जी रोकें। इरफान खुसर साहब ने एक दफा ऐसे मुझे कहा, कहते हैं कि मैंने भी बड़ी कोशिश की बच्चों को कि ये इस तरफ ना जाएं, लेकिन ये फिर मुड़ मुड़ के उस तरफ जाते हैं। तो आई थिंक वो एक नेचुरल सी भी एक इंस्टिंक्ट होती है आपके अंदर। सो मैंने ग्रेजुएशन मेरी जो है इट्स इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया विजुअल आर्ट्स में फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट। और उसके बाद जो है मैंने एग्जीबिशंस भी की, अपनी पेंटिंग्स की, अपनी वीडियोस की, मतलब लोकली भी और इंटरनेशनली भी। और ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते विद टाइम, बिकॉज मेरा जो थीसिस था मास्टर्स का इट वाज बेस्ड ऑन पाकिस्तानी सिनेमा, पूरा थीसिस उसी पे ही था। तो ऑटोमेटिकली वो एक शिफ्ट जो था मेरा वहाँ आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ फिल्म की तरफ जाता गया। तो फिर मुझे ये काम मिल गया, फिल्म क्रिटिक जो मैं वो करती हूँ, क्रिटिक देती हूँ फिल्म्स की, वो मुझे मिल गया। फिर वो मैंने शुरू कर दिया। तो करते 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 वो जो है वो थोड़ी सी डायरेक्शन उस तरफ चली गई। अब पिछले साल जो है मैंने एक थिएटर प्ले डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस भी किया था और डायरेक्ट भी किया था, व्हिच वाज अ सैटायर ऑन द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। और वो लाहौर में हुआ था अलहमरा में। उसके फौरन बाद कोविड हो गया। कि मैं आपको पिक्चर्स शेयर कर सकती हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगेन वाइल रिसर्चिंग, आपने अपनी वालिद साहब हसन तारिक साहब या वालदा नासरा बेगम साहिबा, राइट जी, तो उनकी फिल्मों पे कोई क्रिटिक, कोई बातचीत ही नहीं की या की है? देखिए वो फिल्मों का दौर क्योंकि अब वो रहा नहीं, फिल्में वो अब लग नहीं रही। हाँ उन पे अलहदा से कोई प्रोग्राम ऐसा हो सकता है, वो आपकी बात ठीक है। मैं चाहूंगा कि मैं अगर आप इजाजत देंगी तो मैं एक एक करके 2-4 फिल्मों पे उनकी बात करना चाहूंगा किसी बात। अभी नहीं ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो हो सकता है। और आई थिंक वो ये था क्योंकि मैंने इतनी फिल्में वो बार बार वो देख ली नहीं है कि वो मेरे लिए मतलब वो ये था कि अब मुझे तो पता ही है इनके बारे में। So if anybody else is interested in talking about them, so I would love to. Yes, I am, and I yes, because I feel अंजुमन भी, लेकिन उमराव जान अदा was like a masterpiece, and उसकी अगर इंट्रिकेसी देखें, उसमें जो ड्रेसिंग, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी देखें, उसके अंदर मेकअप देखें, चाहे वो शाहिद साहब का हो या रानी बेगम साहिबा का हो, मैं कहता हूँ या अल्लाह, ये मतलब क्या मास्टरपीस हसन तारिक साहब ने बनाया। और रानी साहिबा की डिलीवरी है, क्या वो रेखा, क्या वो ऐश्वर्या राय की जो उमराव जान अदा है, कुछ नहीं। मुजफ्फर अली ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो उन्होंने 76 और ऑनवर्ड्स के, ये 71 में हम कर चुके थे, उन्होंने हमसे इंस्पिरेशन ली थी। बट बिकॉज दे हैव अ मीडिया, बेटर इंडस्ट्री है उनकी, they got the more popularity. They have now, unfortunately we don't even have a good print of this movie, you know. How would we know the beauty and the class? तो इस सिलसिले में थोड़ा सा अगर आप टच कर सकें। हाँ, जो उसका ग्रैंड्योर ज़ाहिर है वो है। अनफॉर्चुनेटली यही बात है कि अभी जो आजकल की हमारी जनरेशन है उसको ज़्यादा पता ही नहीं है कि ये किस किस्म की ग्रैंड प्रोडक्शन की फिल्में बन चुकी हैं किसी वक्त में पाकिस्तान में, उनको इस बात का पता नहीं है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हम ओनरशिप नहीं लेते अपनी चीज़ों की।
इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे अंदर, हम ओन नहीं करते अपनी चीजों को, हमें लगता है कि नहीं जो दूसरों की चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर हैं इधर उधर से जो हम देखते हैं। बिल्कुल, मैं आपको मिसाल, बिल्कुल सॉरी राबिया आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बिल्कुल 16 आने बात की, मैं आपको बताता हूँ बात, मजेदार बात बताता हूँ। अगेन मेरा काम एनर्जी और हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी टीचिंग भी है। एक दफा मैंने ऐसी खामोश ना अपनी ही कोई बात लिखकर लगा दी कि रूमी, नीचे लिख दिया रूमी, बड़े लोगों ने लाइक की और बहुत पसंद किया उसको, जब मैं टेस्ट कर रहा था। वही बात मैंने कुछ दिन पहले अपने नाम से लगाई थी, किसी ने देखी भी नहीं थी। So this is how we operate these, you know. You use the packaging in a manner, for example, if हम ये मूवी दोबारा से लॉन्च कर दें और कहते हैं ये इंडिया वालों ने बनाई थी या इंडिया में बनी थी या हॉलीवुड में बनी थी, तो शायद it will get more recognition and appreciation. Unfortunately, यही वजह है कि जो है ना हमें ओनरशिप नहीं लेनी आती अपनी चीजों की। इसमें मैं थोड़ा सा आपसे, जो कि शुरू में बात जबरदस्त एग्जाम्पल है, कहाँ से उठकर एक शख्स, चाहे वो पर्सनालिटी औरत हो या मर्द, और कहाँ पहुंच जाना और एडॉप्ट करना, यू नो, विद उनकी तस्वीरें देखें, यू नो, द ड्रेसिंग, वेस्टर्न हो ईस्टर्न हो, कैरिंग एवरीथिंग, वेयरिंग अ साड़ी, वेयरिंग अ वेफर्स, or wearing a scarf, wearing a boot, oh my god, I mean, or bell bottoms. How can you do that? I mean, आज आप देखते हैं बड़ी stars हैं, I would not name it, they have no sense, with so many designers around, image consultants around, and professionals around, PR agencies around. What did she have? What inspired her? Was it Hassan Tariq Saab, or was it herself who mentored her, who guided her? Could you please shed some light? हाँ, उस पे तो आई एम श्योर आपको पता है कि मुख्तार बेगम ने उनकी ट्रेनिंग की थी, और उनके उस वक्त में जो इर्द गिर्द लोग थे उनके, ठीक है, उनमें मैडम फरीदा खानम, मैडम नूरजहां, मेरी मदर जो है वो बहुत इंस्पायर्ड थी मैडम नूरजहां से। आपने नोटिस किया होगा उनका मेकअप भी जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है मैडम नूरजहां से, और वो तिल उनका जो था वो उनका नेचुरल वो वहाँ नहीं था तिल, लेकिन मैडम नूरजहां का बिकॉज था तो शी हैड इट डन। तो वो बहुत ज्यादा इस तरह की, जब आप लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं तो फिर आप उन जैसा बनना भी तो चाहते हैं ना। बिल्कुल, जब आपकी इंस्पिरेशन बहुत बड़ी होती है तो फिर आप वैसा दिखना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, एंड शी वाज लकी इनफ टू एक्चुअली अचीव दैट। तो और उस दौर के फिर जो लोग भी थे वो अपने काम को बड़ा सीरियस लेते थे, और उनकी आई बिलीव की एस्थेटिक सेंस जो है इस तरह से थी कि उस दौर का फैशन भी जरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, और बड़ी डिटेल में उस वक्त काम होता था कि अकॉर्डिंग टू द यू नो बॉडी शेप, और जिस तरह से एक एक्टर की है उसके हिसाब से स्टिचिंग, सब कुछ बहुत डिटेलिंग में वो लोग जाते थे। Rabia, but again my question, do you think with internet and everything, information you know इतनी जबरदस्त मिलती है, but yet we have not matched the glamour and also the charisma of our stars, what they had without any information. Magazines ही आते थे ना उस वक्त ज्यादा, और maybe if they get to travel abroad once in a while, that's it. तो वार्डरोब से लेके, मेकअप से लेके, हेयर डू से लेके, एंड देन ऑब्वियसली टू कैरी थिंग्स, यू नो, बाहर से चीजें तो मिल जाती हैं बट एबल टू कैरी देम। तो डू यू थिंक कि अब हम पीछे रह गए? देखिए, जो कैरी करने की आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सिनेमा स्क्रीन जो है बहुत बड़ी स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन छोटी होती है। तो श्याम बेनेगल जो है इंडियन फिल्म मेकर, उन्होंने ये बात की थी कि जो फिल्म स्टार होता है ना, ये जो आप करिश्मा की बात कर रहे हैं, कि वो हमें ये जो हम बात करें कि वो हमें लोग क्यों फर्क लगते हैं और ये लोग फर्क क्यों नहीं, वो वाली बात क्यों नहीं है, आप यही कह रहे हैं ना कि उनमें वो बात थी। तो वो इसीलिए फिल्म स्टार्स थे बिकॉज उनकी पर्सनालिटी में वो चार्म था, वो करिश्मा था कि वो जो स्क्रीन को भर देते थे, स्क्रीन के ऊपर वो वैसे नजर आते थे लाइक अ फिल्म स्टार, उनमें वो करिश्मा था। इसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है या इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वो खुद से मतलब नेचुरली उन पर ऐसी थी उन लोगों की। आप देख लें हमारे शाहिद साहब फिल्म स्टार देख लें, आप वहीद मुराद देख लें, मेरी मदर को आप देख लें, बाबरा शरीफ थी उनको देख, मतलब बहुत सारे और इस तरह के एक्टर्स जो हमारे थे, उनकी नेचुरली पर्सनालिटीज इस तरह की थी कि वो स्क्रीन को भर देते थे और उनका एक मतलब उस तरह से वो अच्छे लगते थे स्क्रीन पे भी। तो अब वो ये है कि अब आप किसी को भी अगर कास्ट कर लें, यू नो कि फिल्म के लिए कास्ट कर लें, तो वो जरूरी तो नहीं है कि वो उसके अंदर वो करिश्मा या उसके अंदर वो चार्म या वो अट्रैक्टिव उस तरह से नहीं हो। इसकी वजह ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ फिल्म में, सिनेमा में भी वो सारे लोग, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर सब वही हैं जो ड्रामों में है, टीवी में जो करते हैं, तो वही फिल्में बना रहे हैं। जी। There is no separate पर्सनालिटी
एक फिल्म स्टार की पर्सनालिटी में वो कशिश होनी चाहिए कि वो व्यूअर को इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो अटेंशन उसकी गेन करके रखे, ठीक है। तो इन लोगों में वो बात थी, इसलिए ये लोग फर्क दिखते हैं। अब के लोगों में वो बात है नहीं कि वो आपकी अटेंशन को होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन आपकी बात थोड़ी सी मैं यहाँ पर कहूँगा कि और मजेदार हो जाती है वो इस तरह से, बट जब रानी साहिबा ने ख्वाहिश ड्रामा किया पीटीवी के लिए, फिरदौस जमाल और आबिद अली और अजमुल हक और ये सब लोगों के साथ, तो वहां भी वो छा गई, वहां भी उन्होंने कमाल कर दिया। मतलब वो अच्छा, वो मेरे ख्याल से आखिरी वन ऑफ द हर लास्ट प्रोजेक्ट इट वाज, राइट, 1990 या 89? It was 1991 and 90 90 and 91, हाँ जी। तो वो तो फिर वहां पर भी उन्होंने स्क्रीन भर दी, मतलब बड़ी स्क्रीन तो कर ही रही थी, छोटी स्क्रीन। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी वो एक अच्छी सुपरस्टार एस्टैब्लिश हो चुकी हुई थी ना, तो जाहिर है उनकी प्रेजेंस जो थी ऑटोमेटिकली इट वाज ऑडियंस के लिए वो बहुत एक अट्रैक्टिव सी चीज थी। Born on 8th December 1946 and she passed away on 27th May 1993. Sagittarius, right? So Sagittarius, anything that you want to say? Was she I don't know if you know how much if you know enough about Sagittarians, but अगर कुछ बताना चाहें उनके बारे में as far as उनकी personality is concerned. She was very fond of traveling. ट्रैवलिंग का भी उनको काफी शौक था और बहुत आउटगोइंग थी। मतलब वो इस तरह आइसोलेशन में रहने वाली खातून नहीं थी बिल्कुल भी, उनकी वो नेचर नहीं थी कि वो होते हैं ना जरा लोनर्स भी होते हैं। मतलब सोशली शी वाज वेरी एक्टिव और मतलब फ्रेंड्स में जाना, डिनर, ये वो उनको शौक था। शी वाज वेरी आउटगोइंग और हाँ ये चीजें उनकी outspoken as well. शी वाज वेरी आउटस्पोकन, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। आउटस्पोकन भी वो थी ऑफ कोर्स, और बड़े मजेदार जो है वो जोक्स क्रैक किया करती थी और अक्सर उनको प्रैंक्स करने की भी बड़ी उनको मतलब शौक था। मतलब कोई ना कोई वो शरारत भी कर देती थी कोई इस तरह की। And my glamour is my identity. Imagine somebody stating that my glamour is my identity in 60s or 70s. Wow, that's like, how can you think of those things, you know? ये बहुत दिल चाहिए ये thought को present करने के लिए and carry करने के लिए। And then I believe that she wanted to present herself, she knew that, you know, her persona sells and people admire her, and she used that admiration in a creative way. For example, she was the first female eccentric woman or star that we had, unlike others who were, you know, traditional। वो काम कर रही थी, ज़ेबा साहिबा भी काम कर रही थी, शबनम भी काम कर रही थी, तमीम आरा कर चुकी थी, लेकिन बाबरा शरीफ भी, इनके दिमाग में या आई डोंट नो इनकी लक थी कि इनको फिल्में भी ऐसी मिली जहाँ के औरत से रिलेटेड इश्यूज को बहुत ज्यादा इन्होंने वो किया। वो शी लाइक कुछ बताएंगे इस सिलसिले में कि उनका कुछ नजरिया था इस बात में, क्योंकि आजकल के दौर में अगर वो होती हैं सोचती हैं तो हम कहते हैं हाँ यार ये तो दौर चल रहा है फेमिनिज्म का या वुमेन एम्पावरमेंट का या राइट्स का। देखिए एक तो चीज़ है कि जो भी वर्किंग वुमेन होती हैं उनका पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब मैं अपने माशरे में जो अपनी सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, ज़ाहिर है एक आपको इंडिपेंडेंस का एहसास होता है व्हेन यू आर अर्निंग, ठीक है, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर चला जाता है। तो आपने जितनी बातें की मेरी वालदा के हवाले से वो सब ठीक है, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने रातों रात उनके अंदर नहीं आ गया। शी वेंट थ्रू दैट ग्राइंड, यू नो। ये ऐसे नहीं होता कि वो अचानक से वो जो थी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ऐसा नहीं था। वो सारे एक्सपीरियंसेस में से वो गुजरी थी और मतलब उनको फेलियर्स भी फेस करने पड़े, फिर एक पॉइंट आया कि बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल भी हुई। तो ये सारी चीजें करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद शी केम टू दैट पॉइंट जहाँ पे वो यू नो शी कुड बी आउटस्पोकन, शी कुड लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। तो ये सारा कुछ आपको विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीख लेता है विद यू नो एक्सपीरियंसेस। या और जो अगर मैं उनकी फिल्मों की बात करूँ ना, जो आप कह रहे हैं, अगर फिल्मों के हवाले से मैं बात करूँ, फीमेल सेंट्रिक फिल्में उन्होंने की हैं, तो वो टाइटल रोल्स, शी वाज लकी टू गेट टू वर्क इन फिल्म्स जिनके टाइटल रोल्स उन्होंने किए हुए हैं, जैसे बेगम जान थी या अमराव जान अदा है, सीता मरियम मार्गरेट है, काफी सारी फिल्में हैं। तो वो उनमें उनका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा होता था
और फिर उनको डायलॉग्स भी इस तरह के दिए जाते थे जो जिनकी बड़े स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट कंटेंट होता था जिसके अंदर। हम आपसे कुछ वो मैंने आपका देखा, बड़ा जबरदस्त ट्रिब्यूट आपने और आपके साहबजादे ने उसको परफॉर्म भी किया माशाल्लाह से, हशाम ने, और आपने उसको लिखा भी, और मुझे तो बहुत मजा आया, और उसका म्यूजिक भी जबरदस्त। तो उसको अगर आप कुछ बताएं और फिर हमें वो पढ़ के सुनाएं। अच्छा, वो इस तरह से है बिकॉज जब मेरी अम्मा की बरसी आती है तो मैं, पर उनको भूलती तो कभी भी नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि जब वो खास दिन आता है, बिकॉज फिर कभी टीवी भी लगाते हैं तो वही जिक्र हो रहा होता है और वो सब कुछ, तो फिर ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई मैं अपना, बिकॉज आर्ट ही मुझे आता है करना, तो मैं उसके थ्रू ही उनको ट्रिब्यूट दे सकती हूँ। तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में मैं करती हूँ। कभी मैं उनकी कोई एग्जीबिशन इस तरह की अरेंज कर देती हूँ जिसमें उनके आर्ट वर्क्स होते हैं, उनका इमेज लेके दूसरे पेंटर्स को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ मैं, और इस तरह की एग्जीबिशन एक अरेंज कर लेती हूँ जिसमें उनकी पेंटिंग्स होती हैं या उनकी फिल्मों के पोस्टर्स होते हैं। इस तरह की एग्जीबिशंस मैंने की हुई हैं क्यूरेट। तो पिछले साल मैंने ये किया कि मैंने सोचा कि मैं, बिकॉज जब मैं मिस करती हूँ उनको, तो मैं तब ही मैं आर्ट उनके हवाले से प्रोड्यूस करती हूँ कोई ना कोई। शी इज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो, यू नो, फॉर मी टू क्रिएट आर्ट। तो वो बैठे बैठे मैंने वो लिख लिया, जो भी, वो एक्चुअली फ्री वर्स है, वो कहते हैं ना आजाद पोएट्री। हाँ, लेकिन आजाद पोएट्री में जान है जी, दिल से निकली हुई, दिल से जो निकलती है, दिल से निकली हुई। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल, क्योंकि दिल से निकली हुई, तो जैसे जैसे मुझे ख्याल आया मैंने वैसे ही लिख दिया, जो मेरी फीलिंग थी, जो मेरा इमोशन था, वो मैंने लिख दिया। और फिर बिकॉज माय सन इज अ म्यूजिशियन, वो भी पढ़ रहा है लेकिन वो म्यूजिक बनाता है और उसकी म्यूजिक सेंसिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई इसको कुछ बना दो, इसका आपको म्यूजिक मुझे अरेंज कर दो और तुम गा लेना। बस ऐसे ही हमने सोचा कि चलो तुम गा लेना, उसको मैंने कह दिया। तो उसने फिर कंपोज किया, लेकिन इट टुक मी अबाउट अ ईयर, यू नो, टू कंप्लीट द सॉन्ग, और उसका पूरा उसको अरेंज करने में जो उसकी सारे थी अरेंजमेंट और उसका सारा जो कॉम्पोजिशन थी, तो तकरीबन 1 साल लगा। बिकॉज बीच में फिर वो ऐसे जैसे होता है ना, आप लेजी भी हो गए, नहीं भी कुछ हुआ काम, फिर और कामों में आप लग गए, तो तकरीबन 1 साल में वो बना। और फिर खैर जब वो बन गया गाना, फिर उसको रिकॉर्ड किया, और फिर मैं सोचा, मैंने कहा जो इसकी वीडियो है वो मैं इस तरह की रखना चाहती हूँ जिसमें एक कम्प्लीटली मैं उन्हीं की फिल्मों के जो फुटेज है वो लेके एक मोन्टाज सा बना दूँ। तो वो फिर मैंने खुद ही जो है बैठ के, बिकॉज एडिटिंग मुझे आती है, तो मैंने बैठ के जो है वो फिर उस तरह से बनाया। तो आप पढ़ना चाहेंगे हमारे लिए वो? हाँ, मैं पढ़ देती हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत कोई वो उस तरह से जो है पोएट्री मुझे पढ़नी नहीं आती वैसे। कोई मसला नहीं, आगे आप पढ़ें प्लीज। हाँ, आप ये था कि यादों के सर्द लम्हों में, खामोशी के इस दलदल में, जब बादल गरजा, आंसू बरसा, फूलों का मौसम ऐसा ना था, रंगों में तुझे तलाश किया और रुक के तुझे पुकारा, तू ना थी। कब चोट लगी, कब आंख लगी, और रात भी लंबी मौत लगी, पर दिल में जो है तस्वीर तेरी, धड़कन है मेरी, जिंदगी है मेरी। वाह, धड़कन है तेरी, जिंदगी है मेरी। वाह, धड़कन है तेरी, जिंदगी मेरी, बेहतरीन। मुझे वो एकदम से वो गूंजने लगा था, यकीन कि आएंगी वो रातां कभी, होगी कभी मुलाकाता कभी। क्या वो म्यूजिक है, वो नहीं जाता ना, कानों से नहीं जाता, वो नॉस्टैल्जिया नहीं जाता। इतनी प्यारे प्यारे गाने थे और इतनी प्यारे। अच्छा, इस पे राबिया मुझे एक सवाल आ रहा है, और वो ये कि क्या कभी आपने सोचा या किसी और ने सोचा, हसन तारिक साहब की क्योंकि प्रोडक्शन थी और रानी साहिबा की तो फिल्में थी, कि इनकी फिल्मों को कोई रेस्टोरेशन या कुछ किस तरह से नॉट रीमेक बट रेस्टोरेशन कर सके, ये रिप्रेजेंट कर सके, कुछ ऐसा सोचा? लंबा प्रोसेस है। दूसरा ये है कि एक्चुअली मैं उस वक्त बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स लाइमलाइट में थे, तो अगर इस वक्त ये दौर होता ना तो बहुत सारी चीजें मैं समेट लेती। उस वक्त उन्होंने केयर भी नहीं की, और मुझे नहीं पता वो प्रिंट्स जो थे फिल्मों के वो कहाँ पे गए, किसके पास हैं, ये मतलब अभी वो जो है ना कुछ कंफ्यूजन सी रहती है इस सिलसिले में कि किससे पता करें। और आपको पता है स्टूडियो कल्चर भी खत्म हो गया, एक वक्त आया कि खत्म हो गए, इंडस्ट्री बिल्कुल डिक्लाइन कर गई, तो इसलिए वो जरा थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन हाँ, ये किया जा सकता है, इसके लिए बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे कि वो चीजें हैं कहाँ पे। जी, मैं थोड़ा सा इसमें आगाह कर दूं
कि मैं पिछले काफ़ी अरसे से इस पे सोच कर रहा हूँ और इसको ड्राफ्ट कर रहा हूँ। मेरी इंडिया में भी 1-2 लोगों से बात हुई और मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मुग़ल आज़म के साथ भी थी। तो के आसिफ़ के जो साहबज़ादे हैं, इन्होंने मुग़ल आज़म को जब कर रहे थे, तो मेरी उनसे उस वक़्त भी बातचीत हो रही थी ऐसे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन ऑब्वियसली दिस आई फ़ील कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो इस पे आप सोचिएगा और फिर वी कैन टॉक फर्दर कि इसको हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। एंड I'll give you the input कि मेरे ज़हन में क्या-क्या और क्या हो सकता है। It's doable actually। रानी साहिबा की स्टाइलिस्ट कौन थी? कपड़े कहाँ से बनाते थे? दर्जन या दर्जी या मेकअप आर्टिस्ट या हेयर डू करने वाला कुछ है लोग, या आप जानती हैं जिन लोगों को जिन्होंने करते थे या जिनको वो जाती थी? एक्चुअली उस वक्त में जो करते थे ना अम्मी की फिल्मों के लिए, मुझे याद है कि वो तो नसीम साहब थे, उनके हेयर ड्रेसर थे। वो अक्सर उनके साथ ही होते थे, उन्होंने एक बैग सा पकड़ा होता था और वो जब अम्मी ने जाना होता था शूट पे, और अम्मी की जो ड्रेसेस, जो कॉस्ट्यूम्स बनते थे फिल्म के, वो फैंटाशिया के नाम से एक बुटीक होती थी लाहौर में। फैंटाशिया? जी जी जी, रक्षी बशीर जी। लाहौर में किस जगह पर होती थी? अब ये मुझे बहुत छोटी थी मैं, मुझे याद नहीं, आई थिंक माल रोड पे थी शायद, मेरा ख्याल है मुझे, या शादमान में थी या माल रोड पे थी। तो रक्षी बशीर थी जो वहाँ पे जो डिजाइनिंग करती थी सारी। तो अम्मी की फिल्मों के बहुत से कॉस्ट्यूम्स उन्होंने डिजाइन किए हुए। जो अम्मी के वैसे कपड़े थे वो तो शी यूज्ड टू बाय लूज क्लॉथ फ्रॉम शादमान। उस वक्त शादमान में बहुत एक ट्रेंड था लाहौर में कि वहाँ से ही कपड़ा लिया जाता था और स्टिच करवाया जाता था, बिकॉज बुटीक्स कम थी, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो वो स्टिच करवा लेती थी। अब वो मुझे याद नहीं आ रहा कि किस टेलर के पास करवाती थी, बट शी यूज्ड टू गेट इट स्टिच्ड। वो पहनती, पिंक कलर बड़ा पसंद था उनको, सो वो पहनती थी। और एक और बुटीक होती थी आर्ट एंड स्टाइल के नाम से, वहाँ से मैं यूज्ड टू बाय जो नॉर्मल वेयर के जो कपड़े थे, वहाँ से वो पहनती। अच्छा ये बताइए कि उस वक्त तो चलो मैं समझता हूँ नेचुरल ब्यूटी होती है, ज्यादा मेकअप कर लिया आपने, ये बाल बना लिए। आजकल तो माशाल्लाह से बहुत अवेलेबल है कॉस्मेटिक सर्जरी एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड एवरीबॉडी डज इट। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, आई एम नॉट जजिंग दैट, बट आई एम सेइंग कि इमेजिन कि विदाउट दैट they looked so beautiful। so क्या ब्यूटी का स्टैंडर्ड भी हमारे यहाँ कम हुआ है? ये लोग खूबसूरत लोग पैदा होना कम हो गए? देखिए एक्चुअली जिस तरह फैशन ट्रेंड चेंज होता है, हर चीज का ट्रेंड विद टाइम चेंज तो होता है। चीजें इवॉल्व होती हैं वक्त के साथ साथ, तो लोगों को भी इवॉल्व होना पड़ता है और मैच करना पड़ता है उस टाइम को जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब ये नया ट्रेंड एक चल पड़ा है, अब पहले नहीं था। अब आप हीरोज भी देख लें, पहले डिफरेंट वो थे, मतलब वो भी मस्कुलर नहीं थे हीरो भी पहले, जो नेचुरल उनकी बॉडी थी वैसे। फिर एक ट्रेंड आया कि जिम का कॉन्सेप्ट निकला कि जिम करना है, वेट लिफ्टिंग करनी है और वो मस्कुलर बॉडी बनानी। मतलब ये सिर्फ हम फीमेल एक्टर्स की अफसोस से बात नहीं है, बल्कि जो मेल एक्टर्स है उनके भी जो है इस तरह के ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, शिफ्ट आया बहुत बड़ा। और उसके बाद सलमान खान को आप देख लें या बाकी इस तरह के जो हीरोज है वो बॉडी बिल्डिंग में चले गए, फिर उससे पहले हीरोज ऐसे नहीं थे। तो ट्रेंड्स विद टाइम चेंज होते हैं, तो अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते उसको। नहीं, मैं तो क्रेडिट दे रहा हूँ, अप्रिसिएशन दे रहा हूँ उस दौर के लोगों को, रानी साहिबा को, कि विदाउट दैट दे वर एबल टू अचीव सच अ ब्यूटीफुल थिंग। जस्ट क्यूरियोसिटी से, रानी साहिबा की हाइट कितनी थी? अम्मी की हाइट जो थी, she was 5'3". Okay. She was 5'3", yeah. She was my height. Okay. Because obviously हमें आइडिया नहीं होता, तो इस वजह से मैंने कहा एक जस्ट क्यूरियोसिटी थी कि मैं जिस दिन भुला दूं वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। कौन सी फिल्म? आरज़ू? खुशबू। तो कुछ खुशबू के बारे में बताएंगे या गाने के बारे में कोई ऐसी चीज या कोई और स्टोरी रानी साहिबा की जो आप शेयर करना चाहें, मजेदार सी, जो ह्यूमरस हो, जो आप समझती हो, जो आपने अभी कहा था ना वो शी यूज्ड टू डू प्रैंक्स आल्सो, तो कोई ऐसी चीज जो अम्मी की बहुत सारी फिल्में, उनकी एक फिल्म है एक थी लड़की, उसमें शी प्लेड द कैरेक्टर ऑफ बॉय आल्सो। एक होटल में वो, आई होप आई एम सेइंग द राइट टाइटल, एक लड़के का उन्होंने किरदार अदा किया जो कि एक होटल पे काम करता है। उसमें वो ड्रेसअप भी वैसे हुई हैं। मुझे उनके कैरेक्टर्स ना इस तरह याद हैं कि बड़ी मजेदार उसमें एक्टिंग थी उनकी। फिर सीता मरियम मार्गरेट में उनके जो है वो उन्होंने वो
3 कैरेक्टर्स उसमें किए, इट वाज अ ट्रिपल रोल उनका वो था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म मुझे लगती है। बेगम जान मुझे उनकी बहुत पसंद है। हाँ, बेगम जान में उनका काम बहुत बहुत ही मजेदार था, और उनके एक्सप्रेशंस, और फिर और मैं बात कर रही थी उनसे, अल्ताफ हुसैन जो डायरेक्टर हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि रानी साहिबा की जो कॉमिक टाइमिंग है ना वो बहुत जबरदस्त थी, स्पॉन्टेनियस कॉमेडी बहुत अच्छी वो, हाँ कॉमेडी बहुत अच्छी वो करती थी। तो अभी मैं देख रही थी इश्क समंदर, उनकी जो पंजाबी फिल्म है ना अली जाज साहब के साथ, इश्क समंदर, उसमें भी बड़ा मजेदार उनका है, और जो उनके फनी पार्ट्स हैं, जो उनकी कॉमेडी वाली जो सारी वो उनके सीन्स थे वो बहुत ही जबरदस्त थे। सो आपके पास उनकी कोई मेमोरेबल चीज, जो सुवेनियर, चश्मा, कोई ग्लासेस या कोई ऐसा आइटम है आपके पास कोई उनका? आई एम श्योर आपने बहुत कलेक्शन की हुई है, मैंने देखा था डाइनिंग टेबल भी संभाली भी आपने। हाँ जी बिल्कुल, वो चीजें हैं मेरे पास, उनकी ज्वेलरी है मेरे पास, मैंने पहनी भी हुई है। वाओ, हाँ ये उनकी What is this? है, she was very fond of diamonds, तो वो मैं पहनती हूँ। फिर उनकी यहाँ चीजें हैं, उनके कुछ कपड़े भी मेरे पास हैं, जैसे उनकी साड़ियाँ और इस तरह की चीजें हैं मेरे पास, लेकिन ये है कि कुछ मैंने दे भी दी थी, लाइक रिश्तेदारों को, जैसे वो मांग भी लेते हैं तो फिर वो आप दे देते हैं कि भाई हमें भी दे दें उनकी वो जो है इस तरह से, तो मैंने दिया। लेकिन उनकी है, उनके जैसे कुछ हैंड बैग्स भी हैं मेरे पास, 1-2 उस टाइम के, और वो अभी तक सही हैं। और फिर जो फर्नीचर उन्होंने खरीदा हुआ था वो अभी तक मेरे पास है, मेरे जो है लाउंज में, मेरे ड्राइंग रूम में, वही उन्हीं का ही खरीदा हुआ फर्नीचर अभी तक मौजूद है। उसको मैं ज़ाहिर है थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करती हूँ, बट उनकी चीज़ें मौजूद हैं मेरे पास। आपने उनको सारी चीज़ों को संभाल के रखना है, कभी भी आप सोचें कि आपने उनको डिस्पोज ऑफ करना है, सो प्लीज रिमेम्बर मी। तो मैं भेजूंगी कैसे आपको? वो हम मंगा लेंगे, आप बस आपने हामी भरनी है। ठीक है जी प्लीज। मैं तो समझता हूँ इन चीजों का तो पूरा म्यूजियम होना चाहिए, और होगा इंशाल्लाह किसी दिन। मुझे आप कुछ अपना आर्ट वर्क दिखाएंगी प्लीज, के जो और सब लोगों को शेयर कर सकती हैं, कोई चीज जो आपने बनाई हो, ड्रॉ की हो? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। मैं फोल्डर में मेरे पास है यहाँ पे जो मेरी एग्जीबिशन जो मैंने की थी इन 2007 and 8, और उसका काम मैं आपको दिखा सकती हूँ स्क्रीन शेयर करके। बस वो बेसिकली यही था कि वो भी एक तरह से ट्रिब्यूट ही थी, बिकॉज मैं जब उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी तो फिर मैं आर्ट वर्क्स बनाने शुरू कर देती थी। तो कोलाजेस बहुत ज़्यादा मैंने बनाए, और उसमें मैं करती ये थी कि उनके जो फिल्मों के पोस्टर्स हैं उनसे मैं इमेज निकालती थी, और फिर मैं कंबाइन करती थी उसको विद डिफरेंट इमेजेस, कट एंड पेस्ट के थ्रू। फिर उस पर ड्राई पेस्टल से मैं कुछ अपनी हैंड ड्राइंग भी करती थी, हैंड ड्रॉन इमेजेस होते थे उसमें। सो वो चीजें थी। लेकिन उसकी जो थीम थी, इट रिवॉल्व्ड अराउंड द स्टेटस ऑफ अ वुमन इन अ पैट्रियार्कल वर्ल्ड, मेल डोमिनेटेड दुनिया के अंदर एक औरत की क्या पोजीशन होती है, ये बेसिक थीम थी उसकी। तो वो मैंने फिर जो सारी पेंटिंग्स हैं, लवली, एंड इफ वी गेट टू शेयर दैट एंड शो दिस टू पीपल, एंड हमारे नाजरीन को और आपके मद्दाहों को और रानी साहिबा के मद्दाहों को दिखा सकें, दैट बी ग्रेट। तो प्लीज यस, विल मेक इट अ पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन। गोइंग बैक टू योर मदर रानी साहिबा, उनका भी इमेज एंड पर्सोना इतना जबरदस्त और इतना एक सैड वाला था, एक इतनी दर्द वाला था, और उस दर्द को जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया अपनी आंखों के थ्रू, कितनी पावरफुल आंखें थी। हर आंखें यूज्ड टू डांस, हर आंखें यूज्ड टू स्पीक, हर आंखें यूज्ड टू क्राई विदाउट क्राइंग। सो शी प्रेजेंटेड ऑल दैट, बट इंडिया में भी हो रहा था, हो चुका था। मधुबाला, मीना कुमारी, they both represented as a tragedy queen, and she too, और वो they both ended up in some sort of substance abuse. And मीना कुमारी ने तो बेचारी ने बहुत किया, I have done a research on her too, उस पे भी मैंने उन पे भी प्रोग्राम करना है। तो उन्होंने तो बहुत जुल्म किया अपने साथ और अपने आप को मार लिया 37 साल की उम्र में शराब पी के। मेरे रानी साहिबा को हम देखते हैं, she did not opt for anything of that sort, but she managed to maintain her sanity and her positivity, that and also keeping, मेरे ख्याल से रानी साहिबा भी अंदर से बहुत दुखी थी, और वो दुख शायद मे बी बार बार प्यार में या मोहब्बत में या पार्टनर में फेलियर्स या नहीं मिलना उसको या कम मिलना की वजह से बहुत ज्यादा हो गया होगा।
तो वो कैसे उन्होंने मैनेज किया? व्हाट वाज हर सॉलेस? कैसे वो किसी खुदा ना खास्ता किसी और उसमें नहीं पड़ी, सब्सटेंस अब्यूज में या ड्रग्स में या किसी चीज में? प्लीज शेड लाइट। आई थिंक मेरी वालदा की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो मेरी नानी थी. शी वाज देयर टू हेल्प हर मेंटेन हर सैनिटी. मैंने तो ये विटनेस किया है. सो आपके सवाल का यही एक जवाब है कि बिकॉज शी वाज एबल टू शेयर एवरीथिंग विद हर. मेरी वालदा का मेरी नानी का मतलब ऐसा दोस्ती का एक रिश्ता था कि मेरा नहीं ख्याल कि मेरी अम्मी की कोई बात छुपी हुई थी उनसे. अम्मी ने जो कुछ भी किया लाइफ में वो सब उनको पता था. सो ये आई थिंक एक बहुत बड़ी एक आपके पास ये जो स्पेस थी ना जो अवेलेबल थी उनको, तो वो जहाँ जाके वो कुछ भी कह सकती थी और बता सकती थी, ये आपकी सैनिटी को मेंटेन करती है. व्हेन यू आर एबल टू स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, और अब हम शेयर कर सकते हैं अपने हर अच्छे बुरे फैसले को कि भाई मैंने ये कर दिया और ये तो गलत हो गया, तो आप किसी को बता तो सकते हैं ना कि ये ऐसे हो गया. तो वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी. ये वजह है आई थिंक किसी भी इंसान की लाइफ में कोई ऐसा आपका पार्टनर हो, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, वो आपका कोई बहन भाई हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है इंसान अगर आपके पास है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है. आपको कोई वो सब्सटेंस में और इस आप नोट करें कि जितने ये जिनका आपने जिक्र किया है वो आइसोलेशन में होंगे, वो बात नहीं कर पाते होंगे किसी से. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस के लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. अभी दीपिका पादुकोण का आप देखें, वो बेचारी कितनी जबरदस्त डिप्रेशन के साथ गुजर रही है और अभी भी शायद उसका रहा है मसला, और फिर उसमें सुसाइडल भी हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या. तो ये जो आपकी क्या उम्र होगी उस वक्त लगभग जब मम्मी when mother passed away? I was 20. I was 20. Okay. और फिर उसके and then you were on your own obviously, right? Must have been very tough. I mean, for some certain time to lose such a big shadow. और दरख्त जिसको हम छांव की बात कर रहे थे, वो साया जब हट गया तो बहुत. वो तो रिकवरी अभी तक भी नहीं हुई भी. बिल्कुल, वो तो आंखें बताती हैं. हाँ, वो नहीं होती रिकवरी कभी भी. और आई थिंक वो किसी भी पॉइंट पे जब आपके पेरेंट्स नहीं रहते तो वो आपको उनकी कमी हमेशा रहती है. इसी में मुझे ये बताइए कि जब आप छोटी थी तो मैं पढ़ रहा था कि आपको शायद शुरू में तकलीफ होती थी कि ऑब्वियसली नारी रानी साहबा का स्केड्यूल और टाइमिंग और ये होता था. फिर देन टीनेज में आपको समझ में आ गई थी, एंड देन यू वर at peace with the fact that she is a star, she belongs to the world and let her be there. तो वो कैसे आपको आया और मतलब आ गई, और आपने इतनी यंग एज में कैसे आपको समझ आ गई? नानी साहबा का रोल था उसमें भी? बिल्कुल उनका रोल था. आप सही पहुंच गए हैं. इसलिए उनका रोल था बिकॉज आई कुड सी कि शी इज टेकिंग हर ओन डिसीजंस, और वो एक ऐसा इमेज है कि मैं देख रही हूँ कि उनका जो दिल चाहता है वो कर रही हैं. सो सो वो आई थिंक वो एक जो हमारे घर में जो एक नॉर्म थी ना, वो यही थी, जहाँ पे खवातीन जो है वो सारे डिसीजंस भी ले रही हैं, जो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी भी रही हैं. फिर ये है कि जो जिस तरह से मेरा एक्सपोजर था गोइंग टू द सिनेमा एंड वॉचिंग हर ऑन स्क्रीन, जिसमें वो डांस भी कर रही हैं, वो रोमांस भी कर रही हैं स्ट्रेंजर्स के साथ. आई मीन शी इज माय मदर, बट आई एम वाचिंग हर डूइंग ऑल दोस कैरेक्टर्स. आप बॉय नहीं थी? I don't know, if I was a boy I would be the same, I would say the same, I think, because आपका एक्सपीरियंस बदल जाता है. आपका एक्सपीरियंस बदल जाता है ना. देखे ना, एक बच्चा जब देख रहा है, अब दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन नॉर्म. कॉमन नॉर्म तो नहीं है ना कि अपनी माँ को अपने स्क्रीन पे देखना. हर बंदा तो एक्सपीरियंस नहीं करता है ना. लेकिन मेरे लिए वो एक चीज नॉर्मलाइज है जो कि आई एम श्योर कि और लोग नहीं उस चीज से रिलेट कर सकते. आई थिंक जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं सेलिब्रिटी, जिन्होंने देखा है अपने पेरेंट्स को ऑन स्क्रीन, वो रिलेट कर सकते हैं इस बात से. हमारे घर में तो ये चीज इट वाज अ नॉर्म कि एक औरत जो है वो अपनी जो है सेंचुअलिटी को ओन भी कर सकती है, वो कमा भी सकती है, और वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी भी सकती है. तो ये वो सब चीजें हैं जो कि हमारी सोसाइटी के टोटली जो है ना एक डिजास्टर है हमारी सोसाइटी के लिए. बहुत दिल चाहिए इसके लिए, जिगर चाहिए इसके लिए. और वो जो कैंपेन चला रही थी और उसमें जो वो जाती थी तो और लोग आ जाते थे, तो और लोग मतलब फैमिली वाले शायद कहते थे कि ये क्या कर रही हो, कहती थी नहीं मुझे करने दो, ये दिस इज व्हाट आई एम, आई बिलोंग टू द मासेस एंड पीपल यूज्ड टू एडमायर एंड एंजॉय इट. इज दैट ट्रू? बिल्कुल
तो जब ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ आप पल बढ़ रहे होते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि दिस इज हाउ पीपल आर एंड यू आर सपोज्ड टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर. जबरदस्त. Hasan Tariq Saab, as a filmmaker, and now that you are a film critique, please could shed some light, बताएंगी कुछ उनकी काम के बारे में या उनकी अच्छा, I know my father through his films ज़्यादा because मैं जब इस वजह से फिल्मों के बारे में पूछ रहा हूँ, not as your father. बिल्कुल, because मैं बहुत छोटी थी when he passed away. ऑफ कोर्स उनका जो है और जो मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो मेरी फूफा ने बताई हुई है उनके बारे में, जो थोड़ी बहुत डिटेल्स उनकी हैं उनके बचपन की या इस तरह से उनकी पर्सनालिटी के हवाले से. लेकिन उनकी जो है फिल्मों की मैं बात करूं तो उनमें यही मुझे जो मैं देखती हूँ कि उनकी भी वो ये कहते हैं ना कि आपकी जो लाइफ में जो कमियां होती हैं वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं इन योर आर्ट. जी हाँ, तो आप वो करते हैं. तो उनकी अपनी बिकॉज पर्सनल लाइफ वाज आल्सो शैटर्ड, तो उन्होंने फिल्में जो उनकी मतलब फेल्ड मैरिजेस थी इस तरह से, तो वो सारी फिल्में उन्होंने इस तरह से मोस्टली जो उनकी फिल्में हैं वो फीमेल सेंट्रिक की फिल्में फिर उन्होंने बनाई. तो वो उनको शौक था इस तरह से. फिल्में मुझे बहुत पसंद है. उनका जो भी स्टाइल था डायरेक्शन का, जिस तरीके से वो बनाते थे उन्होंने, मतलब देखना फन्ने खान किस्म की फिल्म उन्होंने बनाई हुई है जो कि मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ वो देख के कि उस तरह की कैरेक्टराइजेशन और फिर सब चीजें जो है. नींद, नींद के अंदर जो उनकी पहली फिल्म है नींद, उसमें कास्टिंग इतनी अमेजिंग है. मतलब मैडम नूरजहां को डायरेक्ट करना और अपनी पहली फिल्म के अंदर, तो ही मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड आई कांट रेट हिम. असातिज़ा हमारे लिख रहे थे पोइट्री भी और अपना डायलॉग्स भी. आगा हशर काश्मीरी और इस किस्म के बड़े बड़े लोग थे. तो जाहिर सी बात है फिर जो फाइनल प्रोडक्ट आती थी तो वो जबरदस्त आती थी. बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है. ज़ाहिर है वो सारी टीम उनकी इतनी अच्छी थी. निसार बज़मी साहब जैसे म्यूजिक बनाते थे, तो वो सब लोग ही मतलब बस नहले बदला ही थे सब. जी बिल्कुल. और वो एक अनवर एम अशरफ म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे नजर में वो तो एक बहुत बड़े लेजेंड हैं. और उन्होंने जो म्यूजिक बनाया उस जमाने में, आर.डी. बर्मन भी वो म्यूजिक बना रहे थे, लेकिन हमारे एम अशरफ को वो रिकग्निशन नहीं मिली जो उन लोगों को मिल गई. इनका भी बड़ा अच्छा काम था. रानी साहिबा के डांसेस के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें. बड़ी उनको पॉपुलैरिटी मिली उनके डांस से, और जो डांस की उनकी एनर्जी थी, तो कुछ उस सिलसिले में अगर आप. मेरी वालिदा ने क्लासिकल डांस सीखा हुआ था. अच्छा. हाँ, उन्होंने सीखा हुआ था डांस बाकायदा. और जो है आजकल जैसे जो फीमेल एक्टर्स आती हैं फिल्म में, डांस हम वही देख रहे होते हैं कि यार इनसे डांस नहीं हो पाता. तो वो ये है कि डांस सीखना पड़ता है आपको उस तरह का. सो वो प्रॉपर, शी वाज अ ट्रेन्ड डांसर. और बल्कि मेरी नानी ने मुझे बताया कि ये उस्ताद ने एक दफा इनको थप्पड़ भी मार दिया था तो उनके कान का पर्दा फट गया था. बिकॉज वो कोई स्टेप नहीं हो रहा होगा उनसे, तो वो फिर उसने थप्पड़ लगा दिया कि भाई ठीक तरह से करो इसको. सो यस, शी वाज अ ट्रेन्ड डांसर. और फिर उसमें उनको काफी, जो आपने देखा ही फिल्मों के महारत उनकी थी उसमें अपने काम में. और फिर ये कि हर तरह का डांस, मतलब उन्होंने वेस्टर्न, ईस्टर्न, डिस्को, वेस्टर्न, बिल्कुल वो सब वो था. बिकॉज वो एक बॉडी में फिर वो रिदम आ जाता है ना ऑटोमेटिकली. जब आपने सीख ली हो एक चीज तो आपकी बॉडी में आ जाता है. सो वो था. राबिया, कभी मार्केट, लिबर्टी मार्केट, अनारकली, कहीं भी, आई डोंट नो, या कभी बाहर ट्रैवलिंग में कभी किसी ने रोका और बोला विदाउट नोइंग कि आप किसी से मिलती हैं या आपसे पूछने मुझे या कभी फ्रेंड्स. तो भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे कहा कि आप किसी प्ले में आती हैं, किसी ड्रामे में आप काम करती हैं, या हमने इस तरह से एक दो दफा हुआ है. बहुत ज्यादा तो नहीं, बट दे से आई लुक फेमिलियर. आई थिंक यू डू. आई मीन खास तौर पे आंखें. तो कभी आपको नहीं लगा, कभी आपने वो गेटअप नहीं करने की कोशिश की? नहीं, मैं उन आंखें तो बिल्कुल भी नहीं मेरी मिलती हैं. ये तो चले आपने कह दिया, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. बट मेरी वालिदा की आंखें बहुत बड़ी थी. उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और बहुत बड़ी थी. सो उनके फीचर्स जो थे, सो मैं वही कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने उनको जिस काम के लिए बनाया था ना, मतलब वो जो करना था काम दुनिया पे आके उन्होंने, तो अल्लाह ने तराशा उनको वैसा था. सो और वो जो तिल का कह रही थी, वो तिल उन्होंने लगवाया था या लगाती थी वो ऊपर से? तिल वो उनका बन गया हुआ था, बट वो शुरू से नहीं था.
आई डोंट नो वो कब किस एज में उन्होंने वो और किस तरह से वो हुआ, उसकी डिटेल मुझे नहीं पता, बट जाहिर उनकी पुरानी पिक्चर्स अगर आप देखेंगे तो वो नेचुरली उस वक्त उनका नहीं था, बट इट वाज एट द राइट स्पॉट, जो मैडम नूर जहां का है, जहां पे उनका था तो वहीं पे उन्हीं का भी था। रानी साहबा खुद कौन सा म्यूजिक या किस किस्म का म्यूजिक वगैरह सुनती थी अगर अपने फारिग वक्तों में? जी हमारे घर में जो है, जो मैंने सुना है, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह, वो जो चित्रा एंड जगजीत, उनके बहुत गाने सुनते थे हम, उस्ताद फतेह अली खान, इन सबके गाने। और फिर बाकी जाहिर है जो उस वक्त का इंडियन म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, उस दौर का जो था 70s का 80s का, सारे राजेश खन्ना की फिल्मों के और वो सारे जो थे वो गाने बहुत ही अच्छे थे। तो वो चला इंडिया की वो मुमताज या शर्मिला टैगोर वगैरह को भी वो लुक अप करती होंगी या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। इंडियंस में आई थिंक कभी वैसे स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ संजीव कुमार उनके फेवरेट एक्टर थे, वो भी हाँ मतलब उनकी एक्टिंग एक दो दफा मेंशन उन्होंने किया कि हाँ अच्छी कर रहा है ये वो एक्टिंग। सो या मैं वो राबिया, मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था, एक बड़ी खूबसूरत सी बात उनके खुतबे पे लिखी हुई है, वो मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा, तो उसके बारे में बताएं वो किसने लिखी और बड़ी पावरफुल लाइंस हैं, तो रानी साहिबा को जो ट्रिब्यूट दिया है, तो प्लीज उसको बताएं हमें। हाँ जी, वो मेरी वालदा की बहुत क्लोज फ्रेंड है, शायदा दौलताना, कराची में होती है वो, बिकॉज अम्मी उस वक्त आफान हॉस्पिटल में थी तो वो भी उनके पास ही थी, तो वो उन्होंने लिखवाई थी जब बॉडी उनकी यहाँ आई और सारा तदफीन का जो सिलसिला हुआ था, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने लिखवाया। बहुत अच्छी हसीन बात लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप सबको और आपको भी याद आ जाएगा। वैसे तो सभी मौत के मुंतजिर रहते हैं, वैसे तो सभी मौत के मुंतजिर रहते हैं, अचानक तेरी जुदाई ने सबको रुला दिया। वैसे तो सभी मौत के मुंतजिर रहते हैं, अचानक तेरी जुदाई ने सबको रुला दिया। तुम क्या गए रूठ गई बाहर दिन के, तुम क्या गए रूठ गए बाहर दिन के, तो बाहर दिन के मतलब बहारें चली गई, रुत चली गई, खजा आ गई, बट आपको देखकर मुझे लगता है बाहर दोबारा से आ गई माशाल्लाह से उनके आने से। तो थैंक यू वेरी मच राबिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, एंड वी विल इंशाल्लाह टच बेस अगेन विद यू, रिक्वेस्ट यू टू कम बैक एंड विल टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड आल्सो टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्टोरेशन एंड रिवाइवल of the movies of हसन तारिक साहब, रानी बेगम साहिबा, एंड उसके अलावा हम अंजुमन और उमराव जान पे भी बात करना चाहेंगे किसी मौके पर। और आप हमारी देखने वालों को, सुनने वालों को कुछ अगर लास्ट में जाते हुए पैगाम देना चाहें। कुछ नहीं, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको अपनी दुआओं में याद रखें और उनको ऐसे प्यार करते रहें, बस सेलिब्रेट करें उन्हें। बहुत शुक्रिया। आज जैसे आप कर रहे हैं। जी जी जी, मैं तो बिल्कुल, मैं तो हर रोज कर रहा हूँ। आज उनकी बरसी के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं राबिया हसन साहिबा, हमारी खुश नसीबी कि रानी नासरा बेगम साहिबा की एक्चुअली ओनली डॉटर, एंड वो जो हमारे साथ मौजूद थी, आज हम उनसे बातें की, इतनी यादें ताज़ा की और इतना मज़ा आया, खूबसूरत बातें, इतनी खूबसूरत शख्सियत के साथ रानी की साहिबा की यादें ताज़ा हो गई। वो बातें तेरी की तरफ से राबिया हसन आपको और हमारे नाजरीन को आदाब। के आएगी ये रातां कभी, था यकीन के आएगी ये रातां कभी, तुमसे होएगी मुलाकात।